विद्यार्थियों, प्रश्न अभ्यास चल रहा है हमारा गद्य और कोकिला का। कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे, कुछ प्रश्न आज करने जा रहे हैं। आगे प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है यहाँ पर। बेटा कोयल की वाणी कैसी होती है? मृदुल, मिठे स्वरों का प्रतिनिधि माना गया है कोयल को। बिल्कुल मीठी आवाज होती है। प्रकृति ने इतना सुरीला कंठ उसको प्रदान किया है कि उसकी कूक को सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर किसी के मीठी वाणी का अगर उदाहरण दिया जाता है तो कोयल का ही दिया जाता है। तो कोयल की मधुर आवाज के कारण उसको मीठी वाणी का प्रतिनिधि माना गया है। तो यहाँ पर कवि उसके रात के समय, आधी रात के समय चीखने के कारण उसे प्रश्न कर रहा है कि तुम तो मृदुल मधुर स्वरों का, स्वर रूपी संपदा की रखवाली करने वाली हो। तुम्हारा आधी रात के समय चीखने का क्या तात्पर्य है? माना कि उस दौरान कैसा देश काल वातावरण कैसा था बेटे? ब्रिटिश शासन चल रहा था उस दौरान, और उनके शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाए जाते थे, यातनाएं दी जाती थी, यंत्रणाएं दी जाती थी, यानी कि भारतवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। और ऐसे में जो जीवन की मधुरता थी, मिठास, वो समाप्त सी ही हो गई थी। तो ऐसे में, ऐसे माहौल में कोयल के कूकने को लेकर कवि उससे प्रश्न करता है, तुम तो मधुर स्वर रूपी संपदा की रखवाली करने वाली हो, तुम्हारा आधी रात के समय चीखने का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर किसकी ओर संकेत है? कोयल की मधुर वाणी की ओर संकेत है। अगला प्रश्न है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भी भाव स्पष्ट करना है पंक्ति का, कि जब उनको जेल का जो समय चल रहा था कवि का, उस समय में उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। उनसे कवि और उनके साथ और जो स्वतंत्रता सेनानी थे सबके साथ उनसे ऐसे कठोर कार्य करवाए जाते थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो पशु करते हैं जो कार्य, वही कार्य उनसे लिए जाते थे। ऐसे कष्टपूर्ण वातावरण में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। पेट पर जुआ बांधकर उनसे कोल्हू चलवाया जाता था और कुएं से पानी निकलवाया जाता था। लेकिन ये सारे कार्य वो हंस कर, चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई थकान, कोई हताश निराशा का भाव आए बिना, कोई शिकन उनके चेहरे पर नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख का भाव उनके चेहरे पर नहीं होता था। ये सारे जितने भी कष्टपूर्ण कार्य करवाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, ये वो खुशी खुशी करते थे। यानी कि बिल्कुल भी ये अभिव्यक्त ही नहीं होने देते थे कि वो अंदर से कैसे इस वेदना को झेल रहे हैं। तो इस प्रकार उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, उनके साथ गाली गलौज तक किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, इसके बावजूद वो हंसते हंसते ये सारे कष्टों को सह रहे थे। और ऐसा करके वो क्या कर रहे थे? अंग्रेजी शासकों की अक्कड़ को चूर कर रहे थे, तोड़ रहे थे उसको। अंग्रेज क्या चाहते थे कि इस प्रकार की यातनाएं उनको, भारतवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को देकर उनको उनके जो जिस मार्ग पर वो चल रहे थे उससे वो हटाना चाहते थे, उनके मनोबल को गिराना चाहते थे। लेकिन जो हमारे देशवासी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हंस हंस कर इन सब दुखों को झेल रहे थे। और मुख पर उनके किस चीज का उद्घोष रहता था बेटा? भारत माता की जय, वंदे मातरम। यही उद्घोष उनके मुख पर रहता था, उनकी जुबान पर रहता था। और ऐसे करके वो ब्रिटिश शासन की अक्कड़ को तोड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अब देखो कोयल का जीवन कैसा है, कवि का जीवन कैसा है। कोयल स्वच्छंद आसमान में कहीं पर भी उड़ सकती है, आ जा सकती है, हरी भरी डालियों पर
रैन बसेरा है उसका, हरी भरी डालियों पर कूकती है वो, और ताजी हवा में सांस लेती है, खुली वादियों में घूमती है, भ्रमण करती है। लेकिन कवि का जीवन कैसा है बेटा? कष्टपूर्ण है। उसको एक छोटी सी काल कोठरी में, अंधियारे से युक्त काल कोठरी में रहना पड़ रहा है। वो छोटी सी है, अंधेरे से युक्त है, और वहां पर ताजी हवा या सूर्य का प्रकाश भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन सब चीजों से कवि वंचित है, और इसलिए उसके स्वच्छंदता पूर्ण वातावरण को देखते हुए कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीत की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं? कवि के स्मृति पटल पर, कवि के, हमारे या फिर आपके स्मृति पटल पर बेटा, अगर हम कोयल के बारे में सोचते हैं तो हमारे स्मृति पटल पर उसका कैसा चित्र उभर कर आता है? कोयल कहाँ पर कूकती है? हमने कहाँ पर सुना है कोयल को कूकते हुए? हरी भरी डालियों पर, बाग बगीचों में, जो फलदार वृक्ष हैं उनके ऊपर, आम के वृक्ष पर, और प्रातः सुबह सायंकाल को, यानी कि दिन में उसको कूकते हुए सुना है, और उसकी मधुर कूक मंत्र मुग्ध कर देती है हमें। ऐसी मिठास भरी कूक उसकी सुनकर हम मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कोयल का स्मृति हमारे स्मृति पटल पर चित्र अंकित है, उसके मधुर कूकने का, कि हरी भरी वादियों में, खुले आसमान के नीचे और फलदार वृक्षों पर, हरी भरी डालियों पर उसको कूकते हुए आमतौर पर हमने सुना है, और हमारे स्मृति पटल पर वही चित्र अंकित है। लेकिन इस कविता में कवि, जो कोयल है, वो आधी रात के समय वेदनापूर्ण मतलब चीख निकाल रही है, जो उसकी कूक है वो वेदनापूर्ण है। तो ऐसे में जो हमारे अभी तक जो चित्र अंकित था, या कवि के स्मृति पटल पर अभी तक जो छवि बनी हुई थी कोयल की, वो कोयल अब उस छवि को धूमिल करने पर, उसको तोड़ने पर तुली हुई है, अंकित है, जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली हुई है। यानी कि अभी तक जो हमारे स्मृति पटल पर उसका चित्र था, उसको वो नष्ट करने पर तुली हुई है, क्योंकि वो आधी रात के समय वेदनापूर्ण कूक निकाल रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है इस कविता में? देखो बेटा, जो कवि को हथकड़ियां पहनाई गई हैं, जंजीरें पहनाई गई हैं, वो कोई अपराध या फिर किसी जघन्य अपराध के कारण, किसी जुर्म के कारण, इस वजह से उसको नहीं पहनाई गई हैं हथकड़ियां। उसने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप कवि के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई हैं। उसने तो देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, आवाज उठाई है। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सम्मान की बात है, ये तो गर्व की बात है। कवि ने अपना तन मन धन देश को अर्पित किया है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश पर, और अपने देश को, अपनी भारत माता को आजाद करवाने के लिए अगर हथकड़ियां पहनाई गई हैं, तो यह कवि के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। इसमें कोई अपमानजनक ये बात नहीं है। इसलिए कवि ने इसको हंसते हंसते इन हथकड़ियों को स्वीकार किया है, और कवि का ये मानना है कि ये तो मेरे लिए गहने हैं, क्योंकि इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप, इस त्याग बलिदान के परिणाम स्वरूप ही हमारी भारत माता आजाद हो गई। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप सुंदर से लेख में लिख लेंगे। धन्यवाद।